आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि कभी भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो भाई स्टार्ट होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो 4 साइडेड फिगर्स, ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये देखो कितनी साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं इनकी, लेकिन ये सारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्या कॉमन है इसमें, 4 साइड्स है, सबकी 4 साइड्स है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना क्वाड्रिलेटरल, इसी में इसका मीनिंग है। क्वाड्री का मतलब होता है 4 एंड लेटस रेफर्स टू साइड। सो बेसिकली वहां से ये वर्ड लिया गया है क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स आपको दिखे वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। अगर यहाँ पे हम देखें सो इनमें से बताओ कौन से क्वाड्रिलेटरल है। सो फिर से वही करते हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जब हम आएंगे 1 2 3, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये कर्व बना हुआ है। पहली बात तो अगर ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती तो ये क्वाड्रिलेटरल होता, बट यहाँ पे ये कर्व है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंगल पे। जैसे यहाँ पे एक साइड ये एक साइड ये, परफेक्ट एंगल मिल रहा है, एक साइड ये एक साइड ये एंगल मिल रहा है। लेकिन जब आपके पास एक साइड और एक ऐसे कर्व होता है तो एंगल मिलना मुश्किल हो जाता है। सो देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ पे भी एंगल्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, सो ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। यहाँ पे पार्ट 1 2 3 ये 3 एक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमने देखा क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड्स और 4 हमें एंगल्स मिल रहे हैं। नाउ अब हमारे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स पे आते हैं। तो बचपन से ही रेक्टेंगल स्क्वायर, एक छोटा सा बच्चा जब प्रेप में जाता है ना तब भी उसको पता चल जाता है कि दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा ऐसा कुछ होता है और स्क्वायर हमारा ऐसा कुछ होता है, राइट। सो इस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं। लेकिन अब हम धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। पहली चीज जो समझ में आ रही है वो तो ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की ही 4 साइड्स होते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर्स दोनों ही क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, राइट। सो रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कौन से होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स, एंड द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन किया कि एक तो उसके जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल है ये सभी राइट एंगल्स होते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है, जैसे अगर ये है ए बी सी डी, सो यहाँ पे ए बी इक्वल होगा सी डी के या डी सी के, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ए डी इक्वल होगा बी सी के, राइट। क्योंकि एक रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होती है। तो हमने यहाँ 2 प्रॉपर्टीज, इनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, क्या क्या कि एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, चलो आर देयर एनी अदर वे टू डिफाइन अ रेक्टेंगल। क्या और भी किसी तरीके से हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं, आओ समझते हैं एक एक्टिविटी से। सो अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम। अब एक कारपेंटर है, उसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्या करना है उसे, कैसे करना है। ठीक है, सो अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 thin strips of wood as shown in figure 1 so that when a thread is passed through their end points it forms a rectangle। अब उसके पास ऐसे ही, मेरे पास तो स्ट्रॉ है बट उसके पास ऐसी वुडन स्टिक्स हैं। अब उसको इसको इस तरीके से अरेंज करनी है, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, किस तरीके से इसको अरेंज करे कि
जब हम यहाँ पे इसको ऐसे लें, अब अगर कोई थ्रेड लिया जाए और यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे जाए तो वो थ्रेड क्या बनाए, एक रेक्टेंगल बनाए। मतलब वो दो अपनी वुडन स्टिक्स को ऐसे रखे कि जो थ्रेड इसके आसपास से निकले वो थ्रेड एक रेक्टेंगल बनाए। तो वो उन स्ट्रॉस को कैसे रखेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, ये जो स्ट्रॉज हैं, मतलब जब आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अंदर वाली ये जो दो होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डायगोनल्स। तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे रेक्टेंगल की जो बाहर वाली होती है इनको बोलते हैं साइड्स, इसी तरीके से अंदर जो है इनको बोलते हैं डायगोनल। यहाँ पे एक बार मार्क कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी साइड्स की बात करूं तो साइड्स कौन सी है बच्चे, ए बी एक साइड है, देन ए डी एक साइड है, देन डी सी एक साइड है, देन बी सी एक साइड है। ये चार क्या है, साइड। इसी में ही अगर मैं देखूं ए से सी तक जो जा रहा है ए सी, एंड बी से डी तक जो जा रहा है, ये दो क्या है, ये है डायगोनल्स, ये है डायगोनल्स। तो बेसिकली वो डायगोनल्स हैं उसके हाथ में। इसको कैसे अरेंज करें कि जब थ्रेड को पास करें तो रेक्टेंगल बने। तो हम यहाँ पे डायगोनल्स की अब कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेंगे। सो शी ऑलरेडी हैज 1 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, what should be the length of the other strip, where should they both be joined। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि अब जो उसके पास दो स्टिक्स है ना, उसमें से एक जो स्टिक है वो भैया 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी कितनी होनी चाहिए, क्या वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, क्या वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए या थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि उनको ज्वाइन किस पॉइंट पे, इनको ऐसे ज्वाइन किया जाए, बीच से ज्वाइन किया जाए, ऐसे ज्वाइन किया जाए, किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। सो ये कुछ क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ये बताना है। देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल। अब एंगल कैसे, जैसे ये दो हमने यहाँ पे रखे, तो देखो जब हम इसको ऐसे रखेंगे ये कुछ एंगल बन रहा है, अब ये एंगल छोटा होना चाहिए इस तरीके से, या ये एंगल इस तरीके से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चंस है जो अब हमें आंसर करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की क्या लेंथ होनी चाहिए। सो देखो पहले यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी एंड डायगोनल्स भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे ना अब हमें एक की तो पता है, मान लो ये हमें पता है कि भैया जो AC है उसके हाथ में वो 8 सेंटीमीटर की है। अब हमें क्या जानना है कि अगर रेक्टेंगल बनाना है तो BD की लेंथ क्या होनी चाहिए, यही पूछा है ना हमसे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्ग्रेंसी। आपको याद होगा दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स एक जैसे हैं। मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, एंड अगर मैंने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, याद है आपको 5 हमारे पास तरीके होते थे जिससे हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। क्या क्या तरीके होते थे, एक होता था RHS के एक राइट एंगल बता दो, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड, दोनों ट्रायंगल में अगर ये 3 चीजें हैं तो वो कॉन्ग्रेंट हो गए। इसके अलावा था तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, फिर था कि आप 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, या आप 2 एंगल्स और एक साइड को कर दो, या अगेन 2 एंगल्स एक साइड है, चाहे इंक्लूडेड साइड हो चाहे एक्सक्लूडेड। अब इस पे भी आएंगे, इन डेप्थ भी मैं समझाऊंगी। अभी मैं बस आपको एक याद दिला रही हूँ कि हमने पढ़ा हुआ है कि 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव, और जब भी हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते थे तो क्या होता था, जैसे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो मैं कह सकती हूँ ये जो है इसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाते थे। सो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और क्या लिखते थे हम, लिखते थे CPCT के भैया CPCT से ये इक्वल हो गए, है ना। याद आ गया, थोड़ा थोड़ा याद आ गया, बाकी अभी हम और यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अरे तो मैंने सारे रब कर दिए, रुको जरा। हाँ तो हम ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट रब कर देते हैं। सो अब हमें देखना है कि भैया अगर एक डायगोनल की आपके पास लेंथ है तो दूसरे की क्या लेंथ होगी। तो उसके लिए 2 ट्रायंगल लेते हैं,
ये जो मैंने रेड वाइट से मार्क किया, एक ये ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABD, ठीक है, इस तरीके से। और एक ले लेते हैं हम ये वाला, ठीक है। दूसरा मैंने कौन सा लिया है, इस तरीके से, दिस इज ADC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, देखो दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे ये वाला डायगोनल आ गया और यहाँ पे ये वाला डायगोनल आ गया। तो अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दे तो CPCT से डायगोनल्स सेम लेंथ के हो जाएंगे। तो आओ करके देखते हैं क्या हम कर पाते हैं इसको कॉन्करेंट प्रूव। सो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल A और यहाँ पे एंगल D दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के। पहले ट्रायंगल लिखते हैं। सो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, BAD एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा लिया, ध्यान रखना है जैसे A 90 डिग्री था तो D वाला बीच में रहेगा। सो ADC, तो ये वाला कौन सा होगा, CDA, है ना, CDA। ध्यान रखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को साथ लिखते हैं। चलो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एंगल A इक्वल है एंगल D के, दोनों ही हमारे 90 डिग्री हैं, ठीक है, तो इक्वल हो गए। उसके अलावा आप देखोगे ये कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी AD है, यहाँ भी AD है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, डायरेक्ट उस फिगर में भी देख सकते हो। सो यहाँ से हमने देखा AD इक्वल है AD के, सो ये हो गया जी कॉमन ही है ये तो दोनों में, ठीक है। तो दो चीजें तो हमें मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ये जो है AB और ये जो है CD, ये क्या है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स है। सो देयरफॉर ये भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से कि हमारा AB जो है वो इक्वल है CD के, बिकॉज ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड। सो यहाँ पे हमें तीन चीजें मिल गई, दो साइड मिली है। देखो साइड कौन सी वाली ली है हमने, एक ये साइड और यहाँ से ये वाली साइड और इसमें से ये वाली साइड, तो इसका भी इंक्लूडेड एंगल लिया हमने और इसका भी। सो यहाँ पे हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव कर दिया कि हमारा ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो हमारा BD है ये इक्वल होगा AC के, कैसे, बाय CPCT। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर कारपेंटर के पास एक जो वुडन स्टिक 8 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 8 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए अगर उसे इसको ज्वाइन करके रेक्टेंगल बनवाना है, मतलब इसके एज, ऐसे एजेस से, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से हमें पता चल गया दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ, मतलब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यही हमारा पहला क्वेश्चन था भाई कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, सो दैट विल बी सेम, कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब वो पूछ रहे हैं कहाँ वो इंटरसेक्ट करने चाहिए, मतलब आपको ये दोनों इक्वल लेंथ की तो समझ में आ गया, वो इधर इंटरसेक्ट करे, ऐसे इंटरसेक्ट करे, ऐसे करे, ऐसे करे, किस तरीके से इंटरसेक्ट करे। सो आओ वो देखते हैं। So now what is the point of intersection of the two diagonals? दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अगेन इसके लिए हम अपना वही कॉन्ग्रुएंसी वाला यूज करेंगे। सो ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर से सॉरी रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से, एंड ये हो गए इसके डायगोनल्स और यहाँ पे कर लेते हैं नेमिंग ABCD, ठीक है। अब हमें देखना है भाई ये इसको ना O पॉइंट दे देते हैं। सो ये OA, OC, OB, OD इनके बीच में अगर कोई रिलेशन हमें मिल गया तो हम बता पाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा, ठीक है। सो इसके लिए अभी जो हम ट्राइंगल्स लेंगे वो हम ट्राइंगल्स लेंगे ये वाला कौन सा ट्राइंगल बोल रही हूँ मैं, पहले इधर मार्क करके दिखाती हूँ, BOA, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम
ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इससे होगा क्या, जब हम ये वाले ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो आप देख रहे हो इसमें OB भी जा रहा है, OD भी, OA भी, OC भी, इसीलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। ताकि बाद में सोचोगे कि यार यही दो ट्राइंगल्स क्यों लिए, क्योंकि अब हमें ये डायगोनल्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका रहस्य जानना है, ठीक है ना। सो हमने एक ये ट्राइंगल लिया और एक लिया इसी के सामने वाला ऐसे, ठीक है। सो ये हमारा OO है, दिस इज BOA एंड दिस इज COD, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में लग जाते हैं। सो इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल, अब ट्राइंगल्स को लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आगे जाके मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। सो अगर आपने यहाँ पे BOA लिखा है तो यहाँ पे आप DOC लिखोगे, क्योंकि हमें बाद में क्या कराना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। ये अगर इसके इक्वल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। सो देयरफॉर ट्राइंगल DOC, यही है ना। चलो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, पहले तो हमारे पास क्या क्या चीजें इजीली मिल रही हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल। अब इन दोनों एंगल में क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला, ये क्या है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं सो ये जो एंगल्स बनते हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और हमेशा इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि हमारा एंगल BOA इक्वल है एंगल DOC के बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके हिसाब से। चलो एक चीज तो हमें मिल गई। उसके अलावा फिर से ये साइड और ये साइड ऑपोजिट साइड तो सेम ही होती है हमारी। सो आई कैन राइट AB इक्वल है DC के, बिकॉज क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। अब आ जाती है तीसरी चीज। अब डायगोनल्स के ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन साइड्स का तो हमें कुछ पता नहीं। बड़ी वाली साइड हमने ले ली, एक एंगल हमने ले लिया, एक और एंगल इक्वल हो सकता है। ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अभी के लिए हम कोई भी एक प्रूव कर देते हैं। मान लो मैं इस एंगल 1 को, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे इसका चलते हैं, प्रूफ देखते हैं, ध्यान से समझना। सो मुझे क्या प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूव कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। आप ध्यान से देखना यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ले रही हूँ, बट यहाँ पे एक एंगल की और हेल्प लूंगी, ये एंगल 3 बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमें पता है ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो भाई एंगल B जो है ये पूरा, ये तो 90 डिग्री ही होगा ना। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 और एंगल 3 मिलके 90 डिग्री का होगा, करेक्ट। सो चलो यहाँ पे पहली चीज मिल गई, इसको अभी के लिए यहीं छोड़ दो। अब जरा यहाँ पे ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल 3, ये एंगल 2 और ये एंगल C। देखो जरा, एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 इक्वल होंगे 180 डिग्री के। कैसे भाई, जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही चीज हमने करी। ये एंगल 3 था, ये एंगल 2 था और ये हमारा एंगल C था। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल C कितना है, ये तो भाई राइट एंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। अगेन आई कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब 90 डिग्री के। तो यहाँ मैंने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री का है। इधर मैं कह रही हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है। सो यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि एंगल 2 कितना है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल 1 कितना है, तो अगेन 90 माइनस एंगल 3, यहाँ भी 90 माइनस एंगल 3, यहाँ भी 90 माइनस एंगल 3। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल
2k, यही हमें प्रूव करना था ना। सो यहाँ से मिल गया हमें। सो यहाँ पे जाके अब मैं कह सकती हूँ कि देखो भाई मैं प्रूव करके आ गई हूँ। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये पूरा आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव। सो 3 चीजें मिल गई। अब 3 चीजें कौन कौन सी ली है हमने ली है एक साइड, हमने लिया है एक एंगल और हमने लिया है एक और एंगल, लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं है। सो देयरफॉर AAS, इस कॉन्ग्रेंसी से हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DOC के। पर इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करके क्या फायदा हुआ? इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करके ये फायदा होगा बच्चे कि अब हम बाय CP/CT कह सकते हैं कि ये जो OB है OD के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा, एंड ये जो OA है OC के इक्वल होगा, OA OC के इक्वल होगा बाय CP/CT। सो यहाँ से हमें मिला कि ये डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे ये इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? मिड पॉइंट पे। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इनका जो मिड पॉइंट है, इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, यहाँ पे आके ये इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तभी तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ऐसे दिखाऊं, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, तभी हो पाएगा ना। सो देयरफॉर डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? मिड पॉइंट पे। सो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट्स। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। पहले हमने ये बता दिया कि सेम साइज होगा। अब इन्होंने पूछा था व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो क्या होगा डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? मिड पॉइंट, कि जो भी इनकी लेंथ है उसके मिड पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या था। व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स। अब इसके बीच में क्या एंगल होना चाहिए? क्या ये ऐसे होने चाहिए, या छोटा एंगल, या उससे छोटा, या बहुत बड़ा? सो डायगोनल्स के बीच का क्या एंगल होगा? आओ लेट्स सी। सो देखते हैं हमारा कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, सो वी हैव, यहीं से है ना, हाँ जी। सो थर्ड क्वेश्चन अब क्या था कि भैया एंगल क्या होगा उनके बीच में। सो व्हेन द डायगोनल्स क्रॉस एट द मिड पॉइंट वी से द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये चीज भी समझो, जब भी जो डायगोनल्स हैं हमारे वो मिड पॉइंट पे जाते हैं, ऐसे जब वो क्रॉस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? जैसे अगर आपके पास इस तरीके से लाइन सेगमेंट है और यहाँ से उसको कुछ कट कर रहा है, सो बेटा इस केस में ये जो है हमारा, ये जो लाइन है ये बेसिकली इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में कट करना। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है ये भी देख लो। कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द triangle AOD is congruent to COB। So AOD, पहली बात तो ट्रायंगल्स देखो कैसे लिए, AOD ओके एंड COB। चलो जी, अब उन्होंने क्या बोला कि AO इक्वल है CO के। AO कहाँ गया, ये रहा हमारा A से O, ठीक है, इक्वल है CO के, ठीक है, परफेक्ट। देन AOB ये जो है हमारा एंगल AOB ये वाला एंगल, COD ये वाला एंगल, एंड AD ये रहा, और ये CB ये रहा। ठीक है, अब पहली चीज तो देखो भैया, एक सीधी सी बात बताओ, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल, ये थोड़ी एंगल तो ये वाला लेना चाहिए अगर हमें प्रूफ करना है। वो बाहर वाले एंगल्स क्यों लेंगे? लेकिन अगर हम ये वाले एंगल्स भी लेते हैं तो देखो जरा, ये साइड लिए एक ट्रायंगल में समझो आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है, ये वाली साइड ले रहे हो और ये वाली साइड ले रहे हो प्रूफ करने के लिए एंगल ये वाला। जब भी कॉन्ग्रुएंसी से हमें प्रूफ करना होता है, अगर आप उसमें एंगल ले रहे हो तो ये हमेशा इंक्लूडेड एंगल होता है। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स समझे थे तो उसमें बहुत क्लियर था कि हमारे पास SA
एस वाली कॉन्ग्रुएंसी होती है। मतलब अगर आप दो साइड ले रहे हो तो एंगल हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए। कोई भी हमारे पास एस एस ए या ए एस एस ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब एंगल जब भी ले रहे हो दो साइड्स के साथ तो वो एंगल हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए। अब इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है, देखो जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है तो बच्चे अगर आप ये साइड और इस साइड को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो एंगल ये वाला। सिमिलरली अगर ये साइड और ये साइड ले रहे हो तो एंगल ये वाला। एंड लास्ट अगर आप ये साइड और ये साइड ले रहे हो तो एंगल ये वाला। इंक्लूडेड मतलब यहाँ से एंगल वो जिसमें दोनों साइड टच हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो साइड और एक एंगल लिया जाएगा एंगल हमेशा इंक्लूडेड होगा। साइड में ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने दो एंगल लिए तो साइड इंक्लूडेड भी चलेगी, दो एंगल की साइड अगर इंक्लूडेड नहीं भी होगी तो भी चलेगी। ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है और ये भी, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। मतलब जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप दो साइड्स लोगे तो एंगल तीसरा हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सो गाइज इस पार्ट को यहीं एंड करते, काफी लंबा हो गया तो अब इसके आगे के जो पेजेस हमारे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।